रऊफ क्लास्टर साहब भी हमारे साथ हैं। क्लास्टर साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, साबिक डीजी आईएसआई के हवाले से इतनी बड़ी कार्रवाई अगर हो सकती है तो फिर इसमें कोई दो राय बाकी नहीं रह गई है कि अगर मुल्की साख को, मुल्की इदारों को किसी भी किस्म की कोई डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, कोई भी अनासिर हो उनके हवाले से कार्रवाई फिर यकीनन ये बनती है और इस की जाएगी। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। कुछ अर्सा पहले तक कुछ लोगों से जब बात होती थी इस मामले में, कुछ सियासी या रिटायर्ड ये जो अस्करी हुकाम थे, तो वो ये समझते थे कि शायद इस तरह की रिवायत नहीं डाली जाएगी कि इतने बड़ा टॉप के ऑफिसर जो हैं, 3 स्टार जनरल जो हैं, तो फौज शायद उनको गिरफ्तार नहीं करेगी और अगर उसने किया तो उसके लिए फ्यूचर में मसाइल पैदा हो सकते। तो इस तरह का उनका ख्याल था आर्मी में बड़ी हद तक कि शायद जनरल फैज हमीद साहब को नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी इंक्वायरी नहीं होगी, कोर्ट मार्शल नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डाउट और स्ट्रांग मैसेज दिया गया है। और अभी कोई रिसेंट हिस्ट्री में साबिक DGIA से मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसको गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले हमने असद दवानी साहब से किताब लिखी थी जो उन्होंने राज चीफ के साथ मिलकर, उस पर उनका कोर्ट मार्शल टाइप इंक्वायरी टाइप हुई थी, लेकिन गिरफ्तार उनको भी नहीं किया गया था। सो ये पहले मेरा ख्याल है DGIA सही है पिछले अगर 40-50 सालों में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब से ISI बनी है भुट्टो साहब के दौर में, जब इसको पॉलिटिकल रोल दिया गया था 74-75 में, मेरा ख्याल इज द फर्स्ट DG, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये पहले DG हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इतने बड़े संकीर्ण इल्जाम लगाए गए हैं। एक तो चलो हाउसिंग सोसाइटी का एक अपनी जगह पे है जो कब्जा करने की उस वक्त कोशिश की गई थी, उसको मालिक को उठाया गया था कमर मुईज वगैरह को। उससे बढ़कर जो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे, जो दूसरा एलिमेंट है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके बारे में तो सबको पता था कि चलें कमर मुईज में वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, टॉप सिटी के मालिक हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा को कहा, वो सारी बातें जानते थे। लेकिन बाकी बातें जो थी वो अब तक हेयर से थी, वो मतलब आपने कहा मैंने कहा सुनी सुनाई बातें थी कि शायद अपने रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज जो है वो एक्टिव हैं, अभी भी वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो शायद एडवाइस करते हैं, कुछ तो पावर ब्रोकर में शामिल हैं, कोई पावर प्ले खेल रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठ के सुनते थे। अब उसकी तरफ से फौज की तरफ से खुद इसकी कंफर्मेशन करना कि पोस्ट रिटायरमेंट को सीरियस किस्म के वैलेशन में वो शामिल थे, अगरचे उसकी डिटेल नहीं दी गई कि वो क्या थी और कहाँ गया कि एस्टेब्लिश हुई है चीजें, तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक चीज है उनके जनरल फैज साहब के लिए इफ कंपेयर विद द हाउसिंग सोसाइटी वाली बात जो है। तो इंटरनल फौज के अंदर, क्योंकि फौज का ये एक 9 मई के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको क्लियर कह चुके हैं और हुकूमत भी कई दफा कह चुके हैं, इरफान सदीकी साहब जो है कालम भी लिख चुके हैं इस पे कि 9 मई जो था वो शायद फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई थी, कुछ सर्टेन एलिमेंट थे आर्मी के अंदर थे, आर्मी के बहर थे, और उनका ख्याल था कि 9 मई होगा, सड़कों पे वहाँ पे हंगामे होंगे, अगर जलाओ घड़ाओ होगा तो आर्मी के अंदर से भी कुछ लोग जो है ऑफिसर्स वगैरह या अदरवाइज रैंक्स में से, तो वो भी खड़े हो जाएंगे और वो भी शायद बगावत करेंगे और इस तरह तख्ता उलट दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है आपने खुद भी पढ़ी होगी, हुकूमत भी कहती रही है, उनके वजीर भी कहते रहे हैं, उसके बाद ये मिलिट्री हल्के भी ये बात कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था इनसे ISPR वगैरह से, तो वो भी यही बात कहते थे जनाब कि इस तरह के इन्होंने फौज पे हमले करके स्टेशन पे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बगावत की जो बातें होती थी। इस प्रेस रिलीज से लगता है कि आर्मी जो है उसने वो लिंक्स एस्टेब्लिश किए हैं और उसमें जनरल फैज जो है उनको फ्रेम किया गया है कि शायद ये उस जनरल फैज ही थे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके फौज के अंदर जो उनके अपने लॉयलिस्ट थे या उनके जो अपने, क्योंकि ऑफिसर जब आप टॉप पोजीशन पे सर्व करते हैं तो बहुत सारे उसमें ऑफिसर जो होते हैं जूनियर रैंक्स पे, तो आप किसी को फायदा देते हैं, किसी को प्रमोशन में, किसी को पोस्टिंग में या अदरवाइज एज ए कोलीग के तौर पर या बॉस के तौर पर। तो शायद लगता है ये है कि जनरल फैज जो है वो अपनी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है विद इन द आर्मी। मोस्टली जनरल जब रिटायर हो जाते हैं तो वो मिलिट्री अफेयर्स में वो उस तरह एक्टिव नहीं होते और स्पेशली फौज के अंदर जो भी मतलब काम हो रहा होता है, जो भी काम हो रहे होते उसमें इंटरफेयर अगर उनकी इंटरफेरेंस नजर नहीं आती। जनरल फैज ने मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने कोशिशें की हैं कि ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है इनके हवाले से कुछ ना कुछ रैंक्स के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, रैंक्स के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा की जाए और उसके नतीजे में उनका प्रेस रिलीज इशू करना और ये कहना कि बहुत सारी चीजें हमने एस्टेब्लिश की हैं। तो मेरा ख्याल ही इज इन रियल मैस, बिग मैस के मिलिट्री कोड का मतलब ये है कि आपको फिर कोई ना कोई सजा आपको अगर मिलेगी। आपको याद होगा पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जनरल जवेद इकबाल थे जिनको जनरल बाजवा के दौर में सजा दी गई थी, 14 साल उनको दी गई थी कि अमेरिकन सिपाही होने की वजह से, बाद में जिसको आके इन मौजूदा आर्मी चीफ ने आके अंडू किया था। तो ये लगता ये है कि ये भी उसी ही मेरा ख्याल है इसमें आ गए हैं, उसी लाइन में लग गए हैं और इनके लिए शायद इस सजा से बचना या कोर्ट से बचना
ये मुश्किल होगा। और ये बहुत बड़ा लाउड मैसेज भी है बहुत सारे लोगों के लिए जिनका कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होंगे। अगर हम अपने साबिक DGISI को हम ट्रायल कर सकते हैं, उनको सजाएं दी जा सकती हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो बाकियों का भी हो सकता है। बिल्कुल। क्लासर साहब, आपसे जानना चाहती हूँ, साबिक DGISI के हवाले से इतनी बड़ी कार्रवाई अगर हो सकती है तो फिर इसमें कोई दो राय बाकी नहीं रह गई है कि अगर मुल्की साख को, मुल्की इदारों को किसी भी किस्म की कोई डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, कोई भी अनासिर हो उनके हवाले से कार्रवाई फिर यकीनन ये बनती है और इस की जाएगी। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। कुछ ऐसा पहले तक कुछ लोगों से जब बात होती थी इस मामले में, कुछ सियासी या रिटायर्ड ये जो अस्करी हुकाम थे, तो वो ये समझते थे कि शायद इस तरह की रिवायत नहीं डाली जाएगी कि इतना बड़ा टॉप के ऑफिसर जो है, 3 स्टार जनरल जो है, तो फौज शायद उनको गिरफ्तार नहीं करेगी और अगर उसने किया तो उसके लिए फ्यूचर में मसाइल पैदा हो सकते। तो इस तरह का उनका ख्याल था आर्मी में बड़ी हद तक कि शायद जनरल फैज हमीद साहब को नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी इंक्वायरी नहीं होगी, कोर्ट मार्शल नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लाउड और स्ट्रांग मैसेज दिया गया है। और अभी कोई रिसेंट हिस्ट्री में साबिक DGISI मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसको गिरफ्तार किया गया हो। आज से पहले हमने असद दवानी साहब से किताब लिखी थी जो उन्होंने राज चीफ के साथ मिलकर, उस पर उनका कोर्ट मार्शल टाइप इंक्वायरी टाइप हुई थी, लेकिन गिरफ्तार उनको भी नहीं किया गया था। सो ये पहले मेरा ख्याल है DGISI है पिछले अगर 40-50 सालों में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब से ISI बनी है भुट्टो साहब के दौर में, जब इसको पॉलिटिकल रोल दिया गया था 74-75 में, तो मेरा ख्याल इज फर्स्ट DG, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये पहले DG हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इतने बड़े संकीर्ण इल्जाम लगाए गए हैं। एक तो चलो हाउसिंग सोसाइटी का एक अपनी जगह पे है जो कब्जा करने की उस वक्त कोशिश की गई थी, उसको मालिक को उठाया गया था कमर मुईज वगैरह को। उससे बढ़कर जो जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे थे, जो दूसरा एलिमेंट है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके बारे में तो सबको पता था कि चले कमर मुईज में वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, टॉप सिटी के मालिक हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा को कहा, वो सारी बातें जानते थे। लेकिन बाकी बातें जो थी वो अब तक हेयर से थी, वो मतलब आपने कहा मैंने कहा सुनी सुनाई बातें थी कि शायद अपने रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज जो है वो एक्टिव हैं, अभी भी वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो शायद एडवाइस करते हैं, कुछ तो पावर ब्रोकर में शामिल हैं, कोई पावर प्ले खेल रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठ के सुनते थे। अब उसकी तरफ से फौज की तरफ से खुद इसकी कंफर्मेशन करना कि पोस्ट रिटायरमेंट को सीरियस किस्म के वैल्यूएशन में वो शामिल थे, अगरचे उसकी डिटेल नहीं दी गई कि वो क्या थी और कहाँ गया कि एस्टेब्लिश हुई है चीजें, तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक चीज है उनके जनरल फैज साहब के लिए इफ कंपेयर्ड विद द हाउसिंग सोसाइटी वाली बात जो है। तो इंटरनल फौज के अंदर, क्योंकि फौज का ये एक 9 मई के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको क्लियर कह चुके हैं और हुकूमत भी कई दफा कह चुके हैं, इरफान सदीकी साहब जो है कालम भी लिख चुके हैं इस पे कि 9 मई जो था वो शायद फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई थी, कुछ सर्टन एलिमेंट थे आर्मी के अंदर थे, आर्मी के बहर थे, और उनका ख्याल था कि 9 मई होगा, सड़कों पे वहाँ पे हंगामे हो गए, अगर जलाओ घड़ाओ होगा तो आर्मी के अंदर से भी कुछ लोग जो है ऑफिसर्स वगैरह या अदरवाइज रैंक्स में से, तो वो भी खड़े हो जाएंगे और वो भी शायद बगावत करेंगे और इस तरह तख्ता उलट दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है आपने खुद भी पढ़ी होगी, हुकूमत भी कहती रही है, उनके वजीर भी कहते रहे हैं, उसके बाद ये मिलिट्री हल्के भी ये बात कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था इनसे ISPR वगैरह से, तो वो भी यही बात कहते थे जनाब कि इस तरह के इन्होंने फौज पे हमले करके इंस्टॉलेशन पे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बगावत की जो बातें होती थी। इस प्रेस रिलीज से लगता है कि आर्मी जो है उसने वो लिंक्स एस्टैब्लिश की हैं और उसमें जनरल फैज जो है उनको फ्रेम किया गया है कि शायद ये उस जनरल फैज ही थे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके फौज के अंदर जो उनके अपने लॉयलिस्ट थे या उनके जो अपने, क्योंकि ऑफिसर जब आप टॉप पोजीशन पे सर्व करते हैं तो बहुत सारे उसमें ऑफिसर जो होते हैं जूनियर रैंक्स पे, तो आप किसी को फायदा देते हैं, किसी को प्रमोशन में, किसी को पोस्टिंग में या अदरवाइज एज ए कोलीग के तौर पर या बॉस के तौर पर। तो शायद लगता ही है कि जनरल फैज जो है वो अपनी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है विद इन द आर्मी। कि मोस्टली जनरल जब रिटायर हो जाते हैं तो वो मिलिट्री अफेयर्स में वो उस तरह एक्टिव नहीं होते और स्पेशली फौज के अंदर जो भी मतलब काम हो रहा होता है, जो भी काम हो रहे होते उसमें इंटरफेयर अगर उनकी इंटरफेरेंस नजर नहीं आती। जनरल फैज ने मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने कोशिशें की हैं कि ये मौजूदा आर्मी चीफ जो है इनके हवाले से कुछ ना कुछ रैंक्स के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, रैंक्स के अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा की जाए और उसके नतीजे में उनका प्रेस रिलीज इशू करना और ये कहना कि बहुत सारी चीजें हमने एस्टेब्लिश की हैं। तो मेरा ख्याल ही इज इन रियल मैस, बिग मैस के मिलिट्री कोड का मतलब ये है कि आपको फिर कोई ना कोई सजा आपको अगर मिलेगी। आपको याद होगा पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जनरल जवेद इकबाल थे जिनको जनरल बाजवा के दौर में सजा दी गई थी, 14 साल उनको दी गई थी कि अमेरिकन सिपाही होने की वजह से।
जी। बाद में जिसको आके मौजूदा आर्मी चीफ ने आके अंडू किया था। तो ये लगता ये है कि ये भी उसी ही, मेरा ख्याल है, इस पे आ गए हैं, उसी लाइन में लग गए हैं और जी। इनके लिए शायद इस सजा से बचना या कोर्ट से बचना ये मुश्किल होगा। और ये बहुत बड़ा लाउड मैसेज भी है बहुत सारे लोगों के लिए जिनका कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होंगे। जी, अगर हम जी, जी। अपने साबिक DGISI को हम ट्रायल कर सकते हैं, उनको सजाएं दी जा सकती हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो बाकियों का भी हो सकता है। बिल्कुल। क्लास्टर साहब, आप वाकई समझते हैं कि एक जो सियासी जमात है, इस खास सियासी जमात के लिए मुश्किलात जो हैं, जो मशरूत माफ़ी की बातें करती थी, अब वो मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई अब शक नहीं है कि जो PTI की और जनरल फैज अमीर साहब का आपस में एक रिलेशनशिप रहा है, या जिस तरह जनरल फैज जो है गो गेटर के तौर पर काम करते रहे इमरान खान साहब के लिए, उनके सियासी मुखालफिन हो, उनके मीडिया के मुखालफिन हो, जुडिशरी हो, नैब हो, जिसको भी फिक्स करना था जनरल फैज अमीर साहब करते रहे। और ये हमने देखा है खान साहब के दौर में। और अब उनके वजीर जो है वो तो ये बात अपना विजन शेयर करते थे जनाब कि हमने अगला आर्मी चीफ जो है वो जनरल फैज हमीद होंगे, और फिर हम 2028 तक बैठे हुए हैं। वजीरों के उनके खुद हमें कहते थे, मुझे कहा था एक दफ़ा, अली जैदी साहब ने कहा था, मारिया मेमन के शो में ये इरशाद भट्टी साहब भी थे, तो मुझे उन्होंने बड़ा तंज मारा था कि आप हमारे को स्टोरीज करते हैं, खबरें करते हैं। हम तो वी आर हियर टू स्टे भाई, इस पे 2028, ये उस वक्त बात बता रहा हूँ मैं, 2021-22 की बात है, उस वक्त की बात है। अभी इमरान खान साहब अपनी पीक पे थे, 2021 की बात है। जी, वो तो 10 साल का मंसूबा बना के बैठे थे कि हमने चीफ लेकर आना है,